नमस्कार, सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव सरगर्मी तेज थी और राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पिकनिक मना रहे थे। आरजेडी नेता ने आगे आरोप लगाया कि महागठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा बन गई और राहुल गांधी की कार्यशैली की वजह से बीजेपी को मदद मिली। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। या आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के आरोप पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी को नसीहत दी कि महागठबंधन धर्म को निभाए। उन्होंने तेजस्वी यादव से शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाने को कहा। एक तरफ एनडीए में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सिरफुटौल शुरू हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा जी। जिस तरह से शिवानंद तिवारी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 70 सीट तो आप लोगों ने लिया लेकिन 70 सभाएं भी नहीं कर पाए। राहुल गांधी आए लेकिन एक दिन में 2 से ज़्यादा सभाएं नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 4-4 सभाएं किए। क्या माना जाए इसको? देखिए, आरजेडी में शिवानंद तिवारी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो आरंभ से ही कांग्रेस विरोधी माने जाते हैं और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, गठबंधन धर्म का उल्लंघन तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मंशा बीजेपी के समर्थन वाली ज़्यादा दिख रही थी। क्योंकि उनके ट्वीट को इमीडिएट गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया, शाहनवाज ने किया। तो तेजस्वी यादव का यह फर्ज है कि वो अपने ऐसे बड़बोले नेताओं को जो गठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं, बीजेपी को मजबूती देना चाहते हैं, उस पर लगाम लगाएं। कोई कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आधारहीन बातें और भाजपा से मिली भगत करके उसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो यह कांग्रेस को कतई स्वीकार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा था और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। यह एक शरारतपूर्ण बयान है। भाजपा वाले इस तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन आरजेडी में उपेक्षित शिवानंद तिवारी का भी वैसे ही बयान आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यह तेजस्वी यादव को परेशानी में डालने वाला बयान है और मुझे अपेक्षा है कि तेजस्वी यादव जी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। तो महागठबंधन की हार के बाद देखिए किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर देती तो शायद महागठबंधन की स्थिति भी बेहतर होती। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पहले रुक जरा जल्दी से मैं चंद्रमोहन का कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, देखिए आपने बात की, शिवानंद तिवारी जो आरोप लगा रहे, भाई 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और 70 जगह पर भी राहुल गांधी ने रैलियां नहीं की। बिल्कुल, देखिए रिजल्ट आने के बाद पहले तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे के बंगले झांक रहे थे, लेकिन अब जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है जंग शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि महागठबंधन सत्ता में नहीं आई है तो ये पहले ही माना जा रहा था कि अब सीधे तौर पर जो है वो जो भी महागठबंधन में दल हैं उनके बीच जंग शुरू होगी। और जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने कल बयान दिया, इससे तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी क्या जो सदन शुरू होने वाला है उसमें इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसमें एक साथ दिखेंगे। क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं साफ तौर पर दिखा रहा है कि दोनों दलों के बीच एक दूसरे के बीच तलवार खींचे हुए हैं और नेता वार और पलटवार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में जेडीयू के नेता साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि यह
जो महागठबंधन की बात हो रही थी यह शायद ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह का बयानबाजी अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ है यह आने वाले दिनों में और तल्ख होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अरुण, सवाल इसलिए भी कि भाई जब एनडीए मैदान में है तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेता हो, वो पहुंचते हैं रैली करने। यहाँ शिवानंद तिवारी सही बात कह रहे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंची? देखिए, शिवानंद तिवारी ने जो सवाल उठाए हैं वो महागठबंधन के नेताओं को उसका जवाब देना है। मैं फिलहाल तारकिशोर प्रसाद जी, जो कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार के साथ लेंगे और बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं सुशील मोदी की जगह पर, उनके आवास पर हूं। और जब आप जरा देखिए, यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। आप गुलदस्ते देख सकते हैं, यहाँ पर गुलदस्ता लेके लोग आए हुए हैं और मिठाई भी लेकर के आए हुए हैं लोग। तो तारकिशोर प्रसाद जी के दूसरी तरफ अगर देखिए तो जो नेता हैं वो लोग भी आ रहे हैं लगातार गुलदस्ते लेकर के। एक मिनट जरा मैं लोगों से बात करता हूँ कि ये गुलदस्ता किस खुशी में आया है? ये हमारे डिप्टी सीएम साहब के लिए इस खुशी में आया है और बिहार को एक नया सरकार मिल रही है, बिहार प्रगति की तरफ बढ़ेगा, उस खुशी के लिए एक आशा के साथ हम लोग आए हैं। तारकिशोर प्रसाद जी से आप लोगों की क्या उम्मीद है? बहुत सालों से आप लोग उनको देख रहे हैं, बताइए। जी, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो सभी लोगों से ऐसा सरलता से व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यक्ति जब डिप्टी सीएम बनता है तो लोग जानते हैं कि उनकी आशाएं पूर्ण होंगी और इसी अपेक्षा के साथ हम लोग आज उनसे मिलने यहाँ आए हैं। आप बताइए, आप उनके गाँव घर के हैं कि पार्टी कार्यकर्ता हैं? पार्टी कार्यकर्ता है और बीजेपी ही ऐसा पार्टी है, कब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। आज इतिहास का पहला ऐसा दिन है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता विधायक के पद पर रहते हुए कभी नहीं जानते थे कि तारकिशोर बाबू हम विधायक दल के नेता बनेंगे और डिप्टी सीएम के पद पर निर्वाचित होंगे। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, महागठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया। शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पिकनिक मना रहे थे। अरे पिकनिक बनाने दे, उससे क्या महागठबंधन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी बिहार के उप मुख्यमंत्री और क्या कहेंगे बन सकता है। प्रसाद जी के बारे में? तारकिशोर प्रसाद जी एक मृदुल स्वभाव वाले और कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं। अपनी कुशलता से इन्होंने चौथी बार विधानसभा में चुनाव जीता। जी हाँ, जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये तारकिशोर प्रसाद जी की गाड़ी है। इस पे अब तक सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार विधानसभा लिखा हुआ था, अब इस पर लिखा जाएगा नेता विधानमंडल दल बीजेपी और हो सकता है कि डिप्टी सीएम भी लिखा जाए। तो तारकिशोर प्रसाद अपने घर में है और समर्थकों का देखिए तांता यहाँ पर लग गया है और ये होता है जब किसी पार्टी को सत्ता मिलती है। देखिए, इस बीच जो वार पर प्रतिवार की बात हम कर रहे हैं, वही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा और ट्वीट करके लिखा कि शिवानंद तिवारी को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। प्रियंका गांधी का नाम लेकर छुटभैया नेताओं की तरह घटिया बयानबाजी करना उन्हें शोभा नहीं देता है। तो जिस तरीके से देखिए चंद्रमोहन, अब वार आप कह रहे थे ना ये लंबा खींचेगा और उसी के बीच एक से एक बढ़कर ट्वीट भी आ रहे हैं इस दिशा में। जाहिर सी बात है, शिवानंद तिवारी ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं उसके बाद तो यह इसका असर लंबा दिखने वाला है। और आज जो शपथ ग्रहण समारोह है इसके बाद यह माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। ऐसे में यह साफ तौर पर दिखेगा वहां पर कि आरजेडी और कांग्रेस साथ तो चुनाव लड़ी, लेकिन वहां सदन के अंदर दोनों एक दूसरे के सामने घिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी एक दूसरे पर वार और पलटवार शुरू हुआ है इस चुनाव में हार को लेकर। ऐसे में जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा, कांग्रेस अपना अलग रुख अख्तियार करेगी और आरजेडी अपना अलग रुख अख्तियार करेगी और यह लंबे दिनों तक दिखेगा। जिस तरह से नेता एक दूसरे को घेरने में लगे हैं और जो हार का ठिकरा है एक दूसरे पर फोड़ने में लगे हैं, ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी चुप नहीं दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था उससे थोड़ी कम सीटें आई हैं, लेकिन आरजेडी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है उनको भी देखना पड़ेगा। और जो वोट मिले हैं वो सिर्फ आरजेडी के वोट नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के भी वोट हैं। ऐसे में अब जो है यह आग लगी है महागठबंधन के बीच में, तो जाहिर सी बात है यह लंबा दिनों तक चलने वाला है। तो यहाँ गिरिराज सिंह का भी जिक्र कर लेते हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा और उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद तो राहुल को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं।
फिर भी कांग्रेस चुप क्यों है? लेकिन अरुण देखिए, सवाल अब ये है कि कांग्रेस को जवाब देना होगा। एक तो आपका परफॉर्मेंस, जब चुनाव मैदान में है तो आप रैलियां वहां कम है, प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंच पाती हैं और सीटें कम होती हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन का पूरा परफॉर्मेंस, आरजेडी अपनी सीट ज्यादा ले आई, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी, लेकिन बावजूद इसके सरकार नहीं बना सकती। देखिए, आरजेडी का ये कहना एकदम सही है कि स्ट्राइक रेट अगर कांग्रेस का सही होता, पिछली बार का भी प्रदर्शन अगर वो दोहरा लेती, तो शायद स्थिति कुछ और होती। 30% के आसपास का स्ट्राइक रेट है, जो आरजेडी का स्ट्राइक रेट है वो 50% के आसपास का है। तो गठबंधन और महागठबंधन दोनों की तरफ सवाल है, लेकिन महागठबंधन के बीच जो सरफटोल शुरू हो गई है उसकी बानगी आप देखिए कि शिवानंद तिवारी जब एक सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से उन पर काउंटर अटैक किया जाता है। यानी दोनों दलों ने मिलकर के कोई समीक्षा नहीं की है। इसका मतलब आरजेडी के अंदर खाने शुरू से ही इस बात को लेकर के असहज स्थिति थी कि 70 सीटें क्या कांग्रेस को देनी चाहिए थी। आरजेडी के कई नेता ये मानते थे कि कांग्रेस के पास 40 से ज्यादा कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन दबाव में उन्होंने 70 सीट दे दी। अब इसका इंप्लीकेशन पूरे देश में होगा। तमाम जो दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं वो अब कांग्रेस को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे और नहीं उनके दबाव में आएंगे। एक समय अगर आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देने की बात कही थी तो कांग्रेस भड़क गई थी, क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी। लेकिन तब भी लालू ने कहा था कि कांग्रेस की बिहार में हैसियत क्या है। आज देखिए सिर्फ 19 विधायक हैं, 27 उसके कम हो गए हैं। और जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं महागठबंधन के नेता, लाजिमी है कि कांग्रेस को जवाब देना और कांग्रेस को खुद भी कोर्स करेक्शन करना होगा, कांग्रेस को खुद भी देखना होगा। और ये जो आलोचना हो रही है, कांग्रेस को खुद भी देखना होगा कि आखिर उसका स्ट्राइक रेट इतना खराब क्यों रहा। अगर वो 27 लाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा गया तो समाजवादी पार्टी ने इसे आरजेडी और कांग्रेस का आपसी मामला बताया। आरजेडी और कांग्रेस का आपस का मामला है, चूंकि उनका आपस में गठबंधन है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात तो सच है, अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा होता तो शायद आज वहां पे महागठबंधन की सरकार होती। चंद्रमोहन, देखिए ये नसीहत तो हर कोई अब कांग्रेस को दे रहा है कि अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार होता तो तस्वीर बदल सकती थी। यानी अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, देखिए इस हार के बाद दोनों पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां यह कह रही थी कि बैठक होगी और बैठक के बाद यह ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिर कांग्रेस की हार क्यों हुई है। और जहां आरजेडी के नेता हारे हैं, जो उनके विधायक हारे हैं, उनका भी आत्ममंथन होगा। लेकिन अभी दोनों में कोई पार्टियां आत्ममंथन की और एक दूसरे पर वार और पलटवार शुरू कर दिए। और जिस तरह का यह बयान शिवानंद तिवारी का आया है और उसके बाद जिस तरह से उनको प्रेमचंद मिश्रा ने घेरने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है यह जो है वार और पलटवार का दौर आगे भी चलने वाला है। एक तरफ वार और पलटवार चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में आज 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार अपना पद संभालेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो हार का ठीकरा है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी जो घमासान है वो जारी है। आरजेडी के कांग्रेस पर हमले के बाद खुद कांग्रेस के अंदर की कलह भी खुलकर अब सामने आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद ये तक अब कह दिया कि लोग अब कांग्रेस को विकल्प भी नहीं मानते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। सिब्बल ने कहा कि बिहार में जाहिर तौर पर एनडीए के बाद आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस बिहार में मिली हार पर आत्मनिरीक्षण करेगा। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो कांग्रेस की गिरावट पर सवाल उठाएं और बात करें। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को लोग अब प्रभावी विकल्प नहीं मानते, जो चिंता की बात है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दशकों से कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी सीटें खो दी और कांग्रेस पर लोगों का जो विश्वास है वो खत्म हो रहा है। इसलिए आत्मनिरीक्षण का समय भी खत्म हो गया है, जिसे कांग्रेस को बहादुरी से स्वीकार कर लेना चाहिए। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, बड़ा सवाल देखिए यही कि अब बाहर के लोगों को आप क्या चुप कराइएगा, अंदर खाने के जो लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता जो हैं, वही सवाल उठा रहे हैं कि अब कोई विकल्प के तौर पर भी कांग्रेस को नहीं देखता है।
देखिए, कांग्रेस के अंदर सिर्फ कपिल सिब्बल नहीं, गुलाम नबी आज़ाद जो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। वो विपक्ष के भी नेता हैं वहाँ, उन्होंने भी सवाल उठाया। तमाम जो दीगर नेता हैं, लगभग 36 के आसपास बड़े नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाया था। और चिट्ठी बम एक, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले की बात है कि सारे नेताओं ने समेकित रूप से एक साथ एक सुर में बात करते हुए चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, और उसके बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, और बैठक में जो बात की गई, जो फैसला लिया गया, उस फैसले से अभी भी ये जो असंतुष्ट गुट के नेता हैं वो संतुष्ट नहीं। एक बार फिर उन्होंने कोशिश की है सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही है, और आवाज ये उठ रही है कि कांग्रेस के सामने अस्तित्व का खतरा है। जिस तरह के प्रदर्शन राज्य दर राज्य हो रहे, दो बड़े राज्यों की अगर बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, दोनों जगह देखिए किस तरह के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी किस स्तर पे है। अब मध्य प्रदेश की बात करिए, वहां उनकी बनी बनाई सरकार अंतरकलह से गिर गई। हालांकि वो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। तो एक के बाद एक, सिर्फ महाराष्ट्र छोड़ दीजिए और 3 विधानसभा चुनाव में आप राजस्थान की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और संगठन हर स्टेट में बहुत ही कमजोर है। उसको सही किया जाने की जरूरत है। ये मांग पार्टी के अंदर तमाम नेता उठाते हैं, लेकिन उसमें जो युवा ब्रिगेड के नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो बुजुर्ग नेता हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ एक ग्रुप बना करके उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। लेकिन उस समस्या का समाधान कब तक होगा? जाहिर सी बात है कि ये कपिल सिब्बल जो आज बात कर रहे हैं, कल गुलाम नबी आज़ाद भी उसी बात को दोहराएंगे, और तमाम नेता जो हैं वो दोहराएंगे। जिन नेताओं ने पहले चिट्ठी लिखी थी उनमें से कुछ को तो समायोजित कर दिया गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, लेकिन कुछ अभी भी है। देखिए, शिवानंद तिवारी के बयान के बाद बीजेपी भी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए राजनीति पैंट शर्ट और पिकनिक तक ही सीमित है। ये ट्वीट स्मृति ईरानी का आया, और एक तरीके से देखें तो बीजेपी भी अब हमलावर सी नजर आ रही है। चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस चुनावी घमासान में जहां आरजेडी आरोप लगा रही है, जहां तमाम दल उठकर सामने आ रहे हैं, तो भाई बीजेपी कैसे पीछे रह सकती थी? स्मृति ईरानी का ये ट्वीट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, दो पार्टियां आपस में भिड़ रही है, ऐसे में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और इन विपक्ष के लोग जब आपस में भिड़े हैं तो एक दूसरे पर जो है हमला बोलेंगे ही। और यहाँ पर वहाँ स्मृति ईरानी ट्वीट कर सीधे तौर पर हमला बोल रही हैं, तो यहाँ पर जो जेडीयू नेता है नीरज सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि इस पर जो है एक बार लालू यादव से इन लोगों को बात करनी चाहिए जो जेल में बंद हैं, और शायद वही कुछ हल निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर जो है वो कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस वार और पलटवार के दौर के बीच में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इन पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। और कई ऐसे ट्वीट हैं, कई ऐसे बयान हैं जो आगे भी देखने को मिलेंगे, और सीधे तौर पर जो कटघरे में खड़ा होगा वो आरजेडी और कांग्रेस होगा। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। आरजेडी के कांग्रेस पर आरोपों के बीच शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन को घेरने में देर नहीं लगाई। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि अब जब आरजेडी हार गई तो बयानबाजी करने में जुटी है। लोग दिल में पाले हुए थे कि लालटेन की सरकार बनेगी, अब सरकार जो है वो एनडीए की बन गई, तो बड़े दिल से बधाई देना चाहिए। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। आरजेडी के नेता तो बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए इकट्ठा है, इकट्ठा रहेगा। अरुण, क्योंकि कांग्रेस को आप लंबे समय से देखते आए हैं, कवर किया है आपने कांग्रेस, एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जिस तरीके से उसको पहचान थी, उसी के चलते 70 सीटें बिहार में उसको दी गई। जैसा आरोप शिवानंद लगा रहे हैं कि भाई 70 में 70 सभा करने भी नहीं आए, तो ऐसे में आगे भविष्य में अब कांग्रेस के लिए जो रिस्पेक्ट भावना रहती थी तमाम छोटे क्षेत्रीय दलों में, वो भी खत्म होगी। अब अगर महागठबंधन कहीं बनता है या कहीं गठबंधन बनता है तो हो सकता है कांग्रेस को सीटें भी ना मिले। देखिए, निश्चित रूप से अगर कहीं महागठबंधन बनता है तो वहाँ पर कांग्रेस की जो दावेदारी होगी वो बेहद सीमित होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रदर्शन खराब किए हैं बहुत सारे राज्यों में जहाँ ज़्यादा सीटें नहीं है। जैसे यहीं पर 70 सीटें उन्होंने मांगी थी, सिर्फ 19 पर उनके कैंडिडेट जीते, तो जाहिर सी बात है इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है।
बिल्कुल, जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं, और इसीलिए दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को फिर से विचार करने की जरूरत है। और चंद्रमोहन, जैसी खबरें उठ रही थी कि भाई अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो महागठबंधन की स्थिति बेहतर होती, और ऐसे में आरजेडी का सवाल उठाना सही है, क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड भी अपना मेंटेन नहीं कर पाए, अब वहां तक भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, देखिए सवाल भी इसलिए उठ रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस की 27 सीटें थी, इस बार 19 पर सिमट गए हैं। ऐसे में जिस दिन मतगणना खत्म हुई थी उसके बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने ही सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया था कि अगर परफॉर्मेंस ठीक हुआ रहता तो शायद यह नौबत नहीं आती और वो आज के डेट में सत्ता में होते। ऐसे में इसके पीछे कौन लोग हैं और किन लोगों ने टिकट बांटा, क्या प्रचार में कहीं कमी रह गई, इसको लेकर उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। और अब सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, यह बात अभी लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने पूरे पार्टी को और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कटघरे में खड़ा किया है, ऐसे में कांग्रेस के नेता जो हैं वो चुप रहने वाले नहीं हैं। और अब सीधे तौर पर जो उंगलियां हैं वो कांग्रेस पर उठ रही हैं, क्योंकि पिछली बार 27 सीटें थी और इस बार 19 सीटों में सिमट गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में भी एक तरफ वार और पलटवार का दौर चलेगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे इनके ऊपर। बिल्कुल, तो बिहार में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और खबर यह है कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था, और वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। तो फिलहाल आज 4:30 बजे आपको बता दें 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। लेकिन एक सस्पेंस जो क्रिएट हुआ वो डिप्टी सीएम को लेकर, क्योंकि सुशील मोदी का देर शाम ये ट्वीट आना, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद गहमा गहमी बढ़ गई, कई नाम सामने आए, जिसमें से 2 प्रमुख नाम रेणु देवी और उसी के साथ साथ तारकिशोर प्रसाद। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई है। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और इनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंद्रमोहन के पास और जानकारी, जल्दी से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? चंद्रमोहन, तो एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें शाम 4:30 बजे पूरी तैयारियां की जा रही हैं। नीतीश कुमार का नाम तय है, वो मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ लेंगे, और ऐसे में अब सबसे ज्यादा नजर डिप्टी सीएम पद के लिए है, क्योंकि सुशील मोदी का वो ट्वीट आना, 2 नाम सामने आना, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का। अब ये बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर। तो देखना होगा और किन किन जो 2 सहयोगी पार्टी थे, हम और वीआईपी, उनके भी क्या नेता जो हैं उनको मंत्री पद मिलेगा। ये तमाम अभी कयासों के दौर चल रहे हैं, जो शाम तक क्लियर हो जाएगा। 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है बिहार में। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, कौन कौन से नाम बिल्कुल कंफर्म दिख रहे हैं जो मंत्री पद में रेस में सबसे आगे हैं?
बिल्कुल, देखिए दो नाम जो है वो डिप्टी सीएम को लेकर वो कंफर्म माना जा रहा है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और जेडीयू से 5 मंत्री तय हैं। हम जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, उससे 1 मंत्री बनेंगे और वीआईपी पार्टी से 1 मंत्री बनेंगे। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 बजे के बाद एक एनडीए की फिर से बैठक होनी है और उसके बाद उसमें मंत्री कौन कौन शपथ लेंगे, आज इस पर मुहर लगेगी। अभी मेरी एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह खाका तैयार कर लिया गया है और ये भी तय हो गया है कि जो शपथ होगी उसमें 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और इसी को लेकर 11 बजे के बाद जो बैठक है एनडीए की, उसमें तय होगा कि आज किन किन मंत्रियों को शपथ लेना है। जो 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है वो भी लगभग कन्फर्म माना जा रहा है, क्योंकि जो विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं तारकिशोर प्रसाद, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और साथ ही रेणु देवी। जाहिर सी बात है, बीजेपी हमेशा महिलाओं की बात करती रही है, महिला सशक्तिकरण की बात करते रही है। ऐसे में और इस बार जो वोट हुआ है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। ऐसे में रेणु देवी का भी यह माना जा रहा है कि वो भी डिप्टी सीएम बनेंगी। और साथ ही जो विधानमंडल दल का नेता, अब तक यह बिहार में परंपरा रही है कि जेडीयू और बीजेपी जब भी सत्ता में आई है तो जो भी के पास कोई अपडेट है जल्दी से रुका कर लेते हैं। अरुण, जल्दी एकदम देखिए, मेरे साथ तारकिशोर जी हैं, जिनको विधानमंडल दल का नेता चुना गया। सुशील मोदी अब तक ये जिम्मेदारी संभालते थे, अब तारकिशोर जी हैं, कटिहार से विधायक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये गुलदस्ते, ये मिठाइयाँ, ये फूल, क्या हो रहा है तारकिशोर जी? ये चलिए, एक नया दायित्व मिला है तो कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है, तो उस रूप में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास भी है। और फिर एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। आपको उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कौन कौन होंगे? देखिए, ये तो नेतृत्व तय कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है, तो शपथ लेंगे। और रेणु जी को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ, रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो जानकारी सूत्र के अनुसार मिली। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके शपथ ग्रहण में? अपने माननीय नेता श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, और पूर्व से हमारे बीच कल से ही श्री भूपेंद्र जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी पटना में मौजूद हैं। तारकिशोर जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, आप रिक्शे पर बैठ के घूमते रहे हैं, कटिहार में लोग कहते हैं, आप बड़े ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं आपका जो पूरा पर्सोना है बहुत ही सामान्य है। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, दल या जो हमारा विचार परिवार है, वो जिस दायित्व में मुझे या हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाता है, उस दायित्व में हम सब काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ कैसा इक्वेशन आप है? क्योंकि अभी सुशील मोदी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे, अब आपके साथ काम करना पड़ेगा, कैसा आपका? जब दायित्व मिलेगा तो बेहतर ढंग से हम सब काम करेंगे। हम सब मिलकर 15 वर्षों तक काम किए हैं और हम लोग का इतना बड़ा मार्गदर्शक मंडल है, हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे सभी बड़े नेता हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया बड़ा ही मौजू है, वो कह रहे हैं कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, मतलब उनको डर? नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी क्या भूमिका देखते हैं? सुशील मोदी की भूमिका क्या देखते हैं? क्या केंद्र में जाएंगे? टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे वो मार्गदर्शक हैं, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, आगे भी उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहेगा। शेष चीज राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके बीच का है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। तारकिशोर जी, एक बात ये कही जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष आप लोग मांग रहे हैं और गृह मंत्रालय भी मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अपने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में वार्ता हुई होगी, तो कई जो मंत्री परिषद के विस्तार के लिए या मंत्रिमंडल के गठन के लिए जो कई चीज़ें होती है, वो सारा प्रक्रियाधीन है, वो धीरे धीरे वो स्वरूप आप सभी के सामने भी आ जाए। बीजेपी के कोटे से कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं? आप और रेणु जी 2 तो हो गए, 2 उप मुख्यमंत्री बाकी? मुझे नई जानकारी है, वो धीरे धीरे वो स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोग शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर जी, आप कभी मंत्री नहीं रहे हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्योंकि आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन से लेकर के और तमाम वादे कर दिए हैं, 19 लाख रोजगार। तो एजेंडा तय है कि बिहार एक बेहतर बिहार बनाना है
और हम सबों ने उस पर लगातार काम किया है। और आने वाले दिनों में भी जो अपेक्षाएं हैं बिहार के लोगों की, उन अपेक्षाओं को कहीं न कहीं ज़मीन पर उतारने के लिए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम सबों का एक बड़ा मार्गदर्शक मंडल है, उनके सलाह पर, उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, आप लोग क्या इस पर मेरा कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। ये जब सरकार गठित हो जाएगी, उसके जब हम सदस्य के रूप में आ जाएंगे, तब इन एजेंडों पर अपने नेतृत्व के साथ बात करके ही कोई टिप्पणी कर पाएंगे। आपके ज्यादा विधायक हैं तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार दबाव में रहेंगे, और उन्होंने कहा भी कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। नहीं, कोई दबाव की बात नहीं, हम सब मिलकर काम करते हैं, जिस परिस्थिति में हो, इसमें दबाव की कोई बात नहीं है। ये तो एक साझा सरकार है ना, हम लोग तो एनडीए के घटक दल हैं, तो एनडीए की सरकार काम करेगी, उसमें कोई दबाव कहीं कुछ नहीं है। पहला फैसला क्या चाहेंगे कि आप चूंकि उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो पहला फैसला नीतीश कुमार क्या अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब हम लोग जब मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में हमारी सहभागिता बन जाएगी, तो फिर जो हमारा नेतृत्व तय करेगा वही हमारा एजेंडा होगा। तो उप मुख्यमंत्री पद की बधाई तो दे दूं मैं आपको? हाँ, निश्चित रूप से आप बधाई दे सकते हैं। और हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों को, कटिहार के लोगों को भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि जो विश्वास पार्टी ने हम पर जताया है, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे। सबका साथ सबका विकास जो हम सबकी एक अवधारणा रही है, उस पर खरे उतरेंगे। तारकिशोर प्रसाद जी, देखिए उनके घर पर मिठाई और गुलदस्ते लेके लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का जो कभी मंत्री न रहा हो, कोई प्रशासनिक उनको इस तरह का अनुभव मंत्री पद का नहीं रहा हो, अगर वो पूरी तरह से अगर वो विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाते हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद की उनको शपथ दिलाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कुछ कार्यकर्ताओं में उत्साह होता ही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के पद के लिए फिलहाल उनको बधाई दे दे, रेणु देवी का जिक्र भी उन्होंने किया कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, और इसमें रेणु देवी का जो नाम सामने आ रहा है और तारकिशोर प्रसाद का, ये दोनों ही नामों का जिक्र उन्होंने किया है। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को बिहार बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया, साथ ही उनका नाम डिप्टी सीएम पद के लिए भी आगे चल रहा है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। तारकिशोर की पत्नी, उनकी बहू और माता पिता बेहद खुश है। उनके पूरे परिवार ने दावा किया कि तारकिशोर को जो भी जिम्मेदारी मिली है या मिलेगी, वो उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार विधायक है वो जीत चुके हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। आप देख सकते हैं उनके ये आवास है और उनके घर के लोग हैं, यहाँ खुशी के दिया जल रहा है, और जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है उसके बाद घर के लोग काफी खुश हैं। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी है जो अक्सर उनके बारे में काफी कुछ बता पाएंगे। क्या चर्चा है, जो बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है बिहार में, कैसे संभाल पाएंगे, क्या लगता है? क्या है, संभाल क्या ना पाएंगे? अच्छा, बहुत अच्छा संभाल। लंबा दिन से राजनीति में रहे हैं, घर में कम समय दे पाए, घर में क्या माहौल रहता था? घर में बहुत अच्छा माहौल है, घर में ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। क्या सुने हैं आप, सुने क्या है? सुने अच्छा संभालेंगे, और क्या सुने। अब खाने में उनको क्या पसंद है, ये चर्चा तो आप ही बता पाएंगे, इस बारे में ज्यादा आप ही बता पाएंगे, क्या पसंद है? सादा खाना बहुत अच्छा है, सादा खाना पसंद करते हैं काफी, दही चूड़ा दूध रोटी ज्यादा ये सब पसंद करेंगे, सादा खाना उन्हें उनको चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? रेणु प्रसाद। दादाजी को बड़ा जिम्मेदारी मिल रहा है, कितना खुश है? हम बहुत खुश है कि मेरे दादाजी को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है, और घर में इतने सारे दिए जल रहे हैं, इस खुशी में मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से कि मेरे दादा को बड़ा सा जिम्मेदारी मिला है। क्या नाम आपका? अदिति राज। ससुर जी को बड़ा जिम्मेदारी मिलने जा रहा है, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या रहेगा माहौल, क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो पापा जी को इतना बड़ा पद मिलने वाला है, उसके लिए कांग्रेचुलेशन, पापा जी को बधाई हो। वो बहुत अच्छे से संभालते, अभी तक संभालते आए हुए हैं, क्षेत्र हो चाहे जो भी हो, परिवार के पास उतना भी टाइम देते हैं, बट समाज को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, परिवार को भी टाइम देते हैं। इतनी की बहू है वो, हमेशा आरएसएस और जनसंघ और भाजपा और इसी पार्टियों में रह गया, और इसके और भगवान के दया से और जो मेरा सोच था उस हिसाब से भगवान ने हमको खाने पीने के लिए अपने हाथ से कमाने का उपाय दिया है। बच्चे हम तारकिशोर प्रसाद का कभी
आशा नहीं किया। अच्छा सा बिहार चलाएगा, अच्छा से बिहार चला पाएगा ना? निस्वार्थ व्यक्ति जो है वो अच्छा से चलाएगा ही। बड़ा पद मिलने जा रहा है, क्या लगता है कैसे संभाल पाएगा? संभाल पाएगा। कहाँ से शुरू किया था राजनीति, कहाँ से छोटा उम्र से राजनीति में था? पहले RS से था। अच्छा। हाँ, बच्चे था तो RS शुरू किया। पूरा देश घूमता? हाँ, पूरा देश घुमा है, पैदल घुमा है, बम्बई को देश। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 बिहार की खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह स्पीकर बन सकते हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अब तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यह खबर सच माना जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो आज शपथ ग्रहण होना है उसमें बीजेपी के ज़्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में 11 बजे की जो वक्त मुकर्रर की गई है जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता बैठेंगे, उसमें यह तय होगा कि कौन स्पीकर होगा, कौन उसके बाद मंत्री का पद संभालेगा और उसके बाद 4:30 बजे के करीब मंत्री पद का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने की खबर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज जो 4:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तैयारियां भी चल रही है और कल देर रात एक बैठक भी हुई है जिसमें यह माना जा रहा था कि जल्द ही यह पेच जो है वो सुलझ जाएगा कि जो मंत्री पद के शपथ ग्रहण होने हैं उसमें कितने लोग शामिल होंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 डिप्टी सीएम, 5 जेडीयू के जो मंत्री हैं वो तय किए जा चुके हैं। मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है उनसे एक मंत्री और साथ ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है उससे एक मंत्री आज के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ठीक है चंद्रमोहन रही आप हमारे साथ। देखिए इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पटना जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों पहुंचेंगे पटना, क्योंकि आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री की 7वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। अरुण। देखिए निश्चित रूप से कम बीजेपी इस वक्त ये संदेश नहीं देना चाहती कि गठबंधन में किसी तरह की दरार है, जो एनडीए गठबंधन है, क्योंकि महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात को मेंटेन करता रहा कि चाहे विधायक कम हो चाहे ज़्यादा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने खुद सामने आके कहा कि वो नहीं बनना चाहते मुख्यमंत्री, तब भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जो 2 बड़ी बातें हैं वो जो निकल के सामने आ रही हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से उनको सब कुछ नहीं सौंप देना चाहती। बात ये कही जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी चाहती है, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि मेजॉरिटी बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली रेखा है, तो अगर आगे चल के विधायकों के दल बदल या उनको अयोग्य ठहराने जैसी कोई बात आती है और बीजेपी अकेला चलने की बात करती है, किसी और से कुछ विधायकों को लेकर के अकेले सरकार बनाना चाहती है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का पद मांग रही। साथ ही साथ एक और भी अपुष्ट जानकारी है, हालांकि इसको लेकर के कोई मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्रालय पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्रालय इसको मिले, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में सुधारना प्राथमिकता है। और बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज की बात कही, तो उस जंगल राज की छवि को अगर काटना है तो एक स्वच्छ और साफ सुथरा प्रशासन, भयमुक्त प्रशासन देना होगा। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी गृह मंत्रालय के लिए भी नीतीश कुमार पर दबाव डाल रही है? क्या बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के अलावा एक बड़ा रसूखदार मंत्रालय भी चाहती है? इन्हीं बातों को लेकर के 1 बजे फिर एनडीए के नेताओं की बैठक होने वाली है और बीजेपी उसमें अपना फाइनल प्रपोजल जो है वो सबमिट करेगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि बीजेपी को क्या कुछ मिलने वाला है। ये बात जरूर है कि बीजेपी का अपर हैंड है, बीजेपी दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर, और बीजेपी की बातें मानने के अलावा नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई चारा नहीं, क्योंकि बार्गेनिंग पावर जो नीतीश कुमार की है वो फिलहाल खत्म हो गई है। बिल्कुल। और 11 बजे जिस तरीके से अरुण आप जानकारी दे रहे हैं, 11 बजे अहम बैठक होनी है जिसमें और जो अभी रह गई हैं बातें उसको करना है कि आखिरकार कहां कौन कौन सा पद जेडीयू के खाते में जाता है, कौन सा पद बीजेपी के खाते में जाता है, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि यहाँ पर बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली और वो रणनीति ऐसे ही दिखने लग गई जब सुशील मोदी, जिनका नाम लगभग माना जा रहा था कि वही पिछली बार की तरह डेप्यूटी सीएम होंगे, लेकिन अचानक से तारकिशोर प्रसाद का नाम सामने आता है, रेणु देवी का नाम सामने आता है, जो दरअसल अब स्थिति को बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।